how are you? Hope you all are safe and sound at home. We were doing coordination compounds और आज हम एक बहुत important topic करेंगे, that is different theories on coordination compounds. ठीक है, there are तीन theories हैं जो बहुत important है. One is Werner theory जो हमने already अपने first video में की थी. Two more theories are there, valence bond theory and crystal field theory. ठीक है, so now we are going to start with valence bond theory. ठीक है, आपने 11th में भी valence bond theory की थी जब आपने bonding शुरू की थी. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे की कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? हाइब्रिडाइजेशन का. ठीक है, तो वो यहाँ हम सेम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सिनेरियो में. ठीक है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है? देयर इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम. तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये बिसाइड्स जो अपनी प्राइमरी वैलेंसी है, जैसे वर्नर थ्योरी कह रही थी कि एक मेटल की एक प्राइमरी वैलेंसी है, एक सेकेंडरी वैलेंसी है ना. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जब एक मेटल ने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो वो क्या करता है? अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करता है, ठीक है, लिगेंड्स के लिए, ताकि वो आके इसमें रहें. ठीक है, बट फ़र्क क्या है? दिस थ्योरी सेज कि मेटल इज़ एबल टू प्रोवाइड एम्प्टी ऑर्बिटल्स, चाहे वो डी हो, चाहे वो एस हो, चाहे वो पी हो, टू द लिगेंड्स. जितना उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? सेकेंडरी वैलेंसी है ना. तो जितना एक पर्टिकुलर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये मेटल उतने सारे खाली डब्बे, खाली ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ये खाली ऑर्बिटल्स क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी डी, एस और पी, और दे कैन बी एस, पी और डी. ठीक है, अभी मैं इन अ वाइल इसका मतलब समझाऊंगी आपको. ठीक है, तो अभी आप क्या ध्यान रखिए कि एक मेटल एटम जो है अपनी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लिगेंड्स को खाली डब्बे या एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, राइट. जितने उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है. नंबर 2. ठीक है, नंबर 3 क्या होएगा कि ये डब्बे ज़रूरी नहीं है डी हो, ये डी भी हो सकता है, एस भी हो सकते हैं और पी भी हो सकते हैं. ठीक है, नंबर 4 क्या होता है? इससे पहले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, ये सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू हाइब्रिडाइज. ठीक है, दे विल ओवरलैप अमंग्स ईच अदर एंड हाइब्रिडाइज. और आपको पता है जब हाइब्रिडाइज करते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. ठीक है, तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किए, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किए, दैट इज इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुई और अब सेम नंबर ऑफ एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए. ठीक है, नाउ द लिगेंड्स के पास क्या होते हैं? फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं. दे हैव अ स्पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर. तो लिगेंड्स के भरे हुए ऑर्बिटल और ये मेटल के एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं. ठीक है, क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड दे ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट इन स्पेस. ठीक है, राइट. और ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. ठीक है, नाउ लेट्स सी. इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड्स में भी आता है. ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पॉसिबल है? हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल आर sp3. ठीक है, एंड 4 के साथ ही एक और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है dsp2. ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो उसकी क्या ज्योमेट्री हो जाएगी? द ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहीड्रल. जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बनेगा उसकी कैसी ज्योमेट्री होएगी? टेट्राहीड्रल. अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होएगी? स्क्वायर प्लानर. ठीक है, ऐसा आपने पहले भी किया था, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में वी हैड कवर्ड दिस. ठीक है, उसके बाद अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ठीक है, तो कौन सी ज्योमेट्री होएगी? राइट, कोऑर्डिनेशन 5 पे हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3
3D, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जैसे आपकी PCL 5 की होती है, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो तो PCL 5 दिमाग में याद कर लेना, तो वो तो बहुत कॉमन है, बहुत बार किया है, आप यू विल बी एबल टू मेक आउट, ठीक है। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, कौन सा एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप, SF6 का SP3D2, और उस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन 6 है तो इस केस में एक और ज्योमेट्री पॉसिबल है, एंड व्हाट इज दैट, D2SP3, और इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। सो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेके इसको समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। सो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 4 है, मतलब वो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर सकता है, तो वो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगे और 4 हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर ये 4 हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करने के बाद शेप क्या बनेगी इनकी, टेट्राहीड्रल, एंड दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद 4 filled ऑर्बिटल्स फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है कि ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक खाली S और 3 खाली P है मेटल के पास। इस केस में एक अंदर वाला D, जैसे एक 3D हो गया, एक 4S हो गया और 2 4P हो गए, ठीक है, राइट। उसी तरह ये कैसे हो गया, जैसे एक 4S हो गया और 3 4P हो गए, राइट। अभी हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 वाला है, 6 वाले में क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका, हो सकता है 4S, 3 हो सकते हैं 4P और 2 हो सकते हैं 4D ऑर्बिटल्स अवेलेबल, या आपके पास 2 हो सकते हैं 3D, अंदर वाला D है, 3D 2 हो गए, एक 4S हो गया, 3 4P हो गए, ठीक है, राइट। अभी हम हवा में बात नहीं करते, एज ऑफ नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, और इसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझ के कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम 2 कोऑर्डिनेशन नंबर्स करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं CrNH3 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है जिसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स आयन की आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, ठीक है, इसमें क्रोमियम की इसकी ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले एज पर दिस थ्योरी, तो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, ठीक है। तो लेट्स से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्रोमियम की X, अमोनिया की आपको पता है क्या होती है 0, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, तो निकालो X + 6 टाइम्स 0 = +3, तो X क्या हो गया +3, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम इज एटॉमिक नंबर 24, सो इट इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे Cr3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम ने लूज़ किए, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है 4s, एक यहाँ से लूज़ होएगा और 2 कहाँ से होंगे 3d5 से लूज़, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s क्या हो गया, अंडा हो गया, ठीक है। और 3D में क्या हो गए, कितने रह गए, 2 लूज हो गए, तो 5 - 2 3, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये बना लेते हैं,
ये आ गया आपका 3D। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकली 3D होता है, फिर 4S होता है, ये खाली है। उसके बाद क्या होता है 4P। उसके बाद क्या होता है 4D। ठीक है, नाउ आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D3, 1 2 और 3। ठीक है, राइट, 3D3 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। और कितने खाली डब्बे चाहिए, 6 खाली डब्बे चाहिए। तो लेट्स मार्क देम, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 खाली डब्बे वो अवेलेबल कराएगा किसको, 6 अमोनिया को। सो मैं ऐसे क्यों शो कर रही हूँ, बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एरो किसकी तरफ होता है, जिसको देता है। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो 1 2 3 4, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, 5 और 6। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें, ये 3D है ना, इसके कितने डब्बे यूज हो रहे हैं, 2। सो D2 1 S और 3 P, D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, एंड आपने देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स हैं, पर ज्योमेट्री दोनों क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल, तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई D2 sp3, ज्योमेट्री क्या हो गई ऑक्टाहेड्रल। ओके, नाउ आई टोल्ड यू, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट में पढ़ के हटे, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो डायमैग्नेटिक। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3 ऑफ देम, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, न्यू इज गोइंग टू बी √n+2। ठीक है, आपने डी ब्लॉक में भी कर लिया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, यू कैन टेक दैट आउट ऑल्सो इफ आस्क्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसमें क्रोमियम का what is the hybridization state D2 sp3, what is the geometry of the molecule, it is octahedral, magnetic character is paramagnetic। ठीक है, अब आते हैं, इसी को हम स्टोरी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसमें CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, एक जगह क्रोमियम था और दूसरी जगह क्या है कोबाल्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, सो सबसे पहला काम वही है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। ठीक है, एक्स ले लेते हैं, सेम केस है, इफ यू सी 0 है, सो x +6 टाइम्स 0 इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई मेटल की +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है 27। इसकी करो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। अब जब मैंने CO3 पॉजिटिव निकालना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे आउटर वाले शेल्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हटा दूंगी। तो 2 तो यहाँ से चले जाएंगे और 1 कहाँ से चले जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। टोटल 3 माइनस हो गए, क्या बन गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। ठीक है, अब हम डब्बे बना लेते हैं। ये हो गया 3D 4s, ये खाली है क्योंकि इसके पास 4th था तो ये इसके पास पूरा सेट तो होएगा ही, 4s 4p एंड 4d। ठीक है, नाउ लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है,
अब आपने यहाँ दिमाग लगाना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको समझ आएगी इस थ्योरी की शॉर्टकमिंग, ठीक है। कितने खाली डब्बे चाहिए, ठीक है, तो कितने आदमी थे, 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या निकल रही है, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन निकल रही है, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा, असली में क्या हो रहा है, अभी क्या आ रहा है, अगर मैं ऐसे ब्लाइंडली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कर दूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकलती है, देखो 1 2 3 4 5 6, sp3d2 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 4। दैट मीन्स इट इज़ हाईली पैरामैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी सारी निकलेगी, है ना। दैट मीन्स इट इज़ पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो इट वॉज रिपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट वॉज डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब आप कहोगे डायामैग्नेटिक होने के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, सारे पेयर्ड होने चाहिए। मेरे को तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 1 भी नहीं 2 भी नहीं, पूरे 4 अनपेयर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सो दिस वॉज द शॉर्टकमिंग ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। अब हम इसको यहीं पार्क करते हैं अपने डाउट को, ठीक है। सो लेट्स पार्क इट हेयर। हमें पता लग गया कि ये चीज़ नहीं होती। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्यों नहीं होती, ठीक है। नाउ ये शॉर्टकमिंग्स को किसने सॉल्व किया, जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ा है डी ब्लॉक में, पर अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट थ्योरी को। बट थोड़ा सा अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी, दैट इज़ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या थी, उसने जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। देयर वाज अ सीरीज़ जिसमें लिगेंड्स को ऐसे पूरा एक ऑर्डर में अरेंज किया गया। ये भी हम थोड़ी सी और डिटेल्स में करेंगे, अभी आपको वो टर्म समझ नहीं आएंगी, बट मैं आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। उसमें देयर वर वीक लिगेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थे मॉडरेट लिगेंड्स और यहाँ पे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। नाउ ये किसने दी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपके पास आते हैं आपके हैलाइड्स जो आपके काम के हैं। मॉडरेट में आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल, समवेयर हेयर यू गेट अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आपके पास साइनाइड आ जाता है, कार्बोनाइल आ जाता है, ठीक है, राइट। सो अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, मतलब H2O के बाद आने वाले, वाटर के बाद आने वाले जितने भी लिगेंड्स हैं, ये काफ़ी ताकतवर हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि ये मेटल आयन को अपने उंगलियों पे नचाते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग, जैसे जियान स्ट्रॉन्ग है और ये नोबिता सुस्त है, तो ये क्या है, ये सारे जियान की तरह स्ट्रॉन्ग है। आप सब डोरेमोन देखते होंगे, है ना। तो ये इतने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं कि ये मेटल को अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मेटल को, इस मेटल को फोर्स करते हैं कि भाई तो ये अपने, तुमने ये खाली खाली कमरे छोड़े हुए आधे, इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे पुश कर, ठीक है। सो दे फोर्स द मेटल आयन टू बैकवर्ड पुश करे अपने जो सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो क्या मैं कह रही हूँ, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं जैसे अमोनिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है, वीक नहीं करते और मॉडरेट नहीं करते। कौन करता है, पानी के बाद आने वाले मोस्टली जितने भी लिगेंड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये पुश करते हैं
मेटल आयन को, उसको फोर्स करते हैं कि तू अपने इलेक्ट्रॉन्स को पीछे भेज दे, ठीक है, हमें तो यही वाले कमरे पसंद है, हम यहीं आके रहेंगे, ठीक है। सो उसमें अमोनिया भी है, राइट। साइनाइड एंड कोबाल्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज अमोनिया की पोजीशन यहाँ थी, इसने कोबाल्ट को कहा कि मुझे तो इसी वाले कमरे में रहना है, तो उसने कोबाल्ट ने डर के क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स पीछे पुश कर लिए। जब कोबाल्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पीछे पुश कर लिए तो अब क्या हो गए, 6 कैसे भर गए, अब 6 ऐसे भरे हुए हैं, है ना। तो अब आप देखो कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब आप 6 डब्बे देखो कौन से भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये वाले 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स भरे गए और क्या ओवरलैप करेंगे, अमोनिया के जो लोन पेयर्स हैं ये 6 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेटस क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेटस हो गया D2, एक S है और P कितने हैं, P 3 है, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहीड्रल, ठीक है, एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, इट इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। सो इफ यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स आयन, चाहे क्रोमियम एंड कोबाल्ट दोनों का सेम कोऑर्डिनेशन नंबर था, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, बट यहाँ पे पैरामैग्नेटिक था और यहाँ पे डायामैग्नेटिक था, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई, ठीक है। नाउ नॉर्मली अब आप मुझे एक डाउट और रेज करोगे, और वो डाउट क्या है, आप कहोगे मैम यहाँ भी अमोनिया है और यहाँ भी अमोनिया है, तो इधर पे बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई, सिर्फ उधर पे क्यों हुई है, ठीक है। ओके, नाउ इसका भी एक बहुत वैलिड रीज़न है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जितने भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं ये हमेशा बैक बॉन्डिंग फोर्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आपके सिलेबस में साइनाइड दिया हुआ है, कार्बोनाइल दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हो बिल्कुल एक्सट्रीम में है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ पे आपको साइनाइड या कार्बोनाइल लिगेंड दिख रहा है वहाँ तो बैक पे पुशिंग होएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होएगा, ये बैक पेयरिंग होनी ही होनी है, ठीक है। तो जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वहाँ पे बैक पेयरिंग होनी ही होनी है, ये वापस जाके पेयर हो रहे हैं। लेकिन अमोनिया मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग के बीच में आता है, तो यहाँ पे ये अपनी टर्म्स तो डिक्टेट कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये चीज़ भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई, ये चीज़ भी आपको आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने समझाई, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ भी देती हूँ, लेकिन जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे हम वापस उसको समझने आएंगे, ठीक है, राइट। ओनली इन केस अमोनिया जब क्रोमियम के साथ था, इसने सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं की। आप अमोनिया के आगे किसी के साथ भी एग्जांपल्स देखोगे बैक पेयरिंग हो रही है, लेकिन क्रोमियम के साथ बैक पेयरिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या है, D3, और आपने पढ़ा, अभी और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आयनिक फील्ड d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा पढ़ा था हमने डी ब्लॉक में, ऐसे स्प्लिट होता है। ये जो 3 हैं इसकी एनर्जी लेवल इससे कम हो जाते हैं और ये 2 के ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब ये जो 5D के डब्बे थे दे आर नो लॉन्गर डीजेनरेट, इनकी सेम एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हम Cr3 पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D3 है, और ये 3 कैसे हैं, ऐसे प्रेजेंट है Cr3 पॉजिटिव में। तो जब इसको ये अमोनिया अप्रोच करता है, ये आपका Cr3 पॉजिटिव आयन था, जब इसको अमोनिया ने अप्रोच किया ये ऐसे स्प्लिट हो गया और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट में आ गए। अब ये 3 क्या हैं, दे आर हाफ फिल्ड, सो ये एक स्टेबल स्टेट है। तो अगर यहाँ पे बैक पेयरिंग करूँगी तो ये हाफ फिल नहीं रहेंगे, सिमेट्रिक नहीं रहेंगे, ठीक है।
तो सिर्फ अगर अमोनिया Cr3 पॉजिटिव को अटैक कर रहा है तो उस केस में अमोनिया बैक पेयरिंग फोर्स नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें एक एडिशनल फैक्टर किसका आ गया, स्टेबिलिटी का आ गया। ठीक है, एनीवेज इट विल नॉट बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम, बट मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपको हर एक चीज़ का इफ़ एंड बट पता होना चाहिए, वो क्यों है। ठीक है, तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर कन्फिग्रेशन करनी है मेटल आयन की, फिर ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ब्लाइंडली जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उसमें ये अगली थ्योरी का ये स्केल यूज़ कर सकते हो, जहाँ साइनाइड कार्बोनाइल अमोनिया है, बैक पेयरिंग करनी है, एक्सेप्ट अमोनिया इन केस ऑफ Cr3 पॉजिटिव बैक पेयरिंग नहीं कराता। ठीक है, बाकी अगर जहाँ भी आपको हैलोजन्स मिलेंगे या पानी मिलेगा एज अ लिगेंड, वो बैक पेयरिंग फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज COF6 नेगेटिव। ठीक है, तो अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या दिख रहा है, 6। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लेट्स से दिस इज X, सो X प्लस फ्लोरीन का कितना होता है, -1, ठीक है, इक्वल्स टू -3, ठीक है, और X इक्वल्स टू -3 + 6 दैट्स +3, राइट। तो अगेन कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन अभी की थी हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 3d7। CO3 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, सबसे बाहर क्या होता है 4s, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 4s में कितने हो गए, अंडा कुछ नहीं बचा, 3d में कितने बचे, 6 बचे। तो लेट्स मेक इट नाउ। ये हो गया आपका 3d, then you have 4s, then you have 4p, and then you have 4d, ठीक है। so 3d 4s 4p 4d, okay, now 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये आपका 3d 6 हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज क्या बैक पेयरिंग होएगी। मैंने आपको बताया था जो हेलाइड्स हैं दे आर वीक लिगेंड्स, ये कभी भी बैक पेयरिंग फोर्स नहीं करेंगे, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि ये मेटल आयन को इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है। तो अब इस केस में 6 डब्बे कहाँ से आएंगे, आगे वाले आएंगे, क्योंकि आपको एम्प्टी चाहिए, ये तो यूज़ नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2, ठीक है। सो कहाँ आ गया अमोनिया, यहाँ सॉरी फ्लोराइड कहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आ गए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, निकाल लोगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या होता है, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा √4 × 4 + 2, सो 4 + 2 6, 4 = 24, √24, सो नियरली इक्वल टू 4.9, क्योंकि 5² = 25, ओके। नाउ एक हम अब नई चीज़ करते हैं इस थ्योरी में। आपने इससे पहले एग्जाम्पल देखा था, यू हैड सीन CONH3 3 पॉजिटिव, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, आपने देखा था
कि अमोनिया ने बैक पेयरिंग फोर्स की थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पीछे चले गए थे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी, कोबाल्ट में। उस समय कोबाल्ट की हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी D2sp3। अब यहाँ पे क्योंकि अमोनिया की जगह एक हैलाइड लगा हुआ है, दैट इज़ फ्लोरीन विच इज़ अ वीक लिगेंड, ठीक है, वो बैक पेयरिंग फोर्स नहीं कर पा रहा, वो मेटल आयन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3d2। सो अब हम एक नई टर्म सीखेंगे, जिन कॉम्प्लेक्स आयन्स में अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनर d कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, राइट, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। पर जहाँ पे बाहर वाले, अब यहाँ पे कौन सा डी यूज़ हो रहा है, 4s 4p 4d, आगे वाला डी यूज़ हो रहा है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दिख रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो नोन एज हाई स्पिन complexes because every unpaired electron is responsible for a magnetic spin, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। छोटी सी बात और याद रखिए, अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं, कुछ बुक्स में इसको इनर और समझाने के लिए n-1d कॉम्प्लेक्स भी कहा गया है, कुछ बुक्स में इसको इनर d कहा गया है, कुछ बुक्स में इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ये सारे एक ही चीज़ है, ठीक है। उसी तरह आउटर डी, अब यहाँ डी कौन सा यूज़ हो रहा है, एन, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ डी कौन सा है, एक पहले वाला, ठीक है, दैट इज पेनल्टीमेट, और यहाँ कौन सा है, बाहर वाला, आउटर एन डी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? Let's look at two more examples, FeCN6 3 negative and FeH2O whole 6 3 positive, ठीक है। मेटल एटम सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रहेगा बिकॉज फिक्स्ड होता है, बट नाउ यू विल सी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेटस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, टेक आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है। तो x ले लेते हैं, साइनाइड इज -1, टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, -3, तो x कितना हो गया आपका, -3 + 6 दैट इज +3, दैट मीन्स आयरन कौन सी स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। Fe3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, तो 2 यहाँ से चले जाएंगे और एक कहाँ से चले जाएगा, D से। सबसे बाहर की तरफ 4s था इसलिए 2 4s से गए हैं, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ठीक है। नाउ अब इसके हम डब्बे बना लेते हैं। सो ठीक है, सो दिस इज 3d, ऊपर लिख लेते हैं, नीचे फिर कंफ्यूजन आती है, 3d, 4s, 4p, 4d, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, 5, क्लियर है। नाउ अब इसमें कैसी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, ओके, सो नाउ हाउ मेनी empty orbitals you need 6 empty orbitals, ठीक है। तो अब साइनाइड क्या है, अब आप देखो मैंने आपको बताया था साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसने तो बैक पेयरिंग फोर्स करनी ही करनी है। आप ये लॉजिक यहाँ लगाने की कोशिश करोगे, ये तो हाफ फील्ड है, बट आई टोल्ड यू कि वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, साइनाइड एंड कार्बोनाइल आर वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो वो तो बैक पेयरिंग फोर्स करेंगे, उनको सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो तो अमोनिया मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग में था तो उसने बात सुन ली और उसने बैक पेयरिंग फोर्स नहीं की, जहाँ पे D3 कॉन्फ़िगरेशन आई। तो यहाँ पे क्या होएगा,
what is going to happen, cyanide is going to force बैक पेयरिंग। जब बैक पेयरिंग होएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर होने के लिए पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो अब हम इनको हटा देते हैं। ये 2 कहाँ पे आ गए, एक आ गया यहाँ पे और दूसरा आ गया यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो अब हमें 6 डब्बे कौन से चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आ गए आपके साइनाइड आयंस। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 हो गए आपके साइनाइड आयंस। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। तो क्या बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, जिसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री यू नो 6 की हमेशा क्या होती है, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी वीकली पैरामैग्नेटिक या फीबली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आते हैं FeH2O6 पॉजिटिव में, ठीक है। पहला स्टेप क्या होएगा, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो निकालते हैं x + 6 टाइम्स पानी क्या होता है, न्यूट्रल, सो 0। टोटल चार्ज कितना है, +3, सो x = +3। दैट मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो हम डायरेक्टली यहाँ से उठा लेते हैं Fe3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ठीक है। यहाँ पे अब बनाते हैं डब्बे। सो 3d 4s 4p 4d और कर देते हैं 5 फिल, ठीक है। अब क्या होएगा, यहाँ पे चाहिए 6 डब्बे। कौन से वाले 6 होंगे, अब हम देखते हैं पानी की तरफ। पानी आई टोल्ड यू मॉडरेट लिगेंड होता है, ये बैक पेयरिंग जो है फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इसमें उल्टा नहीं जाएंगे ये, तो आगे वाले ही जो है वही यूज़ होएगा, स्टेटस सेम रहेगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कौन से आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4। आपको पता है आ कहाँ से रहे हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं जो शेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेटस क्या हो गया, sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल है, बाहर वाले d यूज हो रहे हैं, सो दे आर नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, आउटर डी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, आउटर एनडी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। सिंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हैं, हाई स्पिन, आउटर तो हाई स्पिन है ही है, ठीक है। इनर या तो लो स्पिन होता है, कई बार स्पिन 0 भी हो जाता है, तो हम उसको लो स्पिन कहते हैं, आउटर को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक। ओके, नाउ अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ठीक है। सो कैन यू सी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगेन मैंने निकल का लिया है, एक में मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया और एक में मैंने वीक ले लिया, ताकि आपको डिफरेंस समझा सकूं, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की निकालनी है। सो x + 4 टाइम्स साइनाइड का क्या होता है, -1, और टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ, -2। सो x - 4 इज -2 और x इज -2 + 4 दैट इज +2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी निकल x है, क्लोरीन का क्या चार्ज होता है, क्लोराइड आयन इज -1, सेम तरीके से आ रहा है यहाँ भी, तो कितना आ गया, +2,
ठीक है। अब इसमें भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। निकल का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? निकल एटॉमिक नंबर इज 28। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ठीक है। अब Ni2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? जो फिजिकली सबसे बाहर है। सबसे बाहर कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 4th ऑर्बिट बाहर होएगा, है ना। तो यहाँ से दोनों चले गए। अब क्या होगी कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d8। ठीक है। अब हम बना लेते हैं इसको। डी में काफ़ी सारी भीड़ है, थोड़ा सा खुला बना लेते हैं इसलिए। ये हो गया आपका 3d, उसके बाद हो गया 4s, उसके बाद आ गया 4p, उसके बाद आ गया 4d। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब कितने डब्बे चाहिए? खाली 4 डब्बे चाहिए। तो कौन से डब्बे होंगे? तो आप किसकी तरफ देखोगे? आपका इशारा कहाँ होना चाहिए? लिगेंड्स की तरफ। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करेगा? बैक पेयरिंग फोर्स करेगा। तो इसने इसको उठ के यहाँ धक्का मार दिया। ठीक है। तो अब कन्फिग्रेशन कैसी हो गई? दिखने में ऐसी हो गई। तो अब कौन से 4 डब्बे होंगे? 1 2 3 और 4। तो साइनाइड आयंस जो हैं कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। ओवरलैपिंग कहाँ हुई? ये 4 खाली डब्बों में। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? D2sp2। ठीक है। सो क्या हो गई? DsP2। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? DsP2। 1d 1s 2p। ठीक है। और ये शेप कौन सी होती है? इट इज स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। नाउ इफ यू लुक एट द कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? इनर डी कॉम्प्लेक्स। एंड कैन यू सी देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। अब आ जाते हैं NiCl4 नेगेटिव, राइट। तो यहाँ तक आपने देखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी। तो मैं सीधा Ni2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन उठा रही हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये हो गया 4p, सो 3d 4s 4p 4d। ठीक है। यहाँ पे 8 भर दो। ठीक है। अब यहाँ पे लिगेंड कौन सा है? क्लोराइड आयन है। इट इज़ अ वीक लिगेंड, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू फोर्स बैक पेयरिंग। ठीक है। तो बैक पेयरिंग नहीं होएगी। तो कौन से कितने डब्बे चाहिए? 4। कौन से होंगे? 1 2 3 और 4। ठीक है। सो ये वाले जो 4 हैं ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? एक ऐसे और आगे वाले 3p sp3। sp3 कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहीड्रल। बाहर अब इसमें तो डी यूज ही नहीं हुआ अंदर वाला, तो इट्स अ आउटर डी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो इसको। ठीक है। राइट। सो अगेन स्पिन कैसा होएगा? इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक
इन नेचर, और अगर इसके अनपेयर्ड आपको इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है, राइट। सो दिस इज एन इनर डी कॉम्प्लेक्स, इसमें डी यूज ही नहीं हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। The spin only magnetic moment of MnBr42 negative is 5.9 Bohr magneton. Predict the geometry of the complex, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको काफ़ी बार आता है, आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, कौन कौन सी, टेट्राहीड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, और आपको हिंट क्या दिया है, आपको उसका मैग्नेटिक स्पिन दिया हुआ है, आपने बताना है इनमें से कौन सी ज्योमेट्री है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू वर्क बैक, यू नो दैट दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन, और आपको ये जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट ये कितनी दी हुई है, 5.9 इज अंडर रूट n+2, तो इसको अगर आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5.9 स्क्वायर इज गोइंग टू बी n+2, या सॉल्व करो, n स्क्वायर प्लस 2n इज गोइंग टू बी 34.81, ठीक है। सो देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर n, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्वाड्रेटिक, n आपका कितना आता है, इसको सॉल्व करके n आता है आपका 5, ठीक है। नाउ अब आप इसको यहाँ पे देखो, MnBr42 नेगेटिव, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले, तो x + 4 टाइम्स ब्रोमीन इज -1, टोटल चार्ज -2, तो x - 4 इज -2, x इज -2 + 4 दैट इज +2, ठीक है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन तो Mn2 पॉजिटिव में क्या होएगा, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, ओके। ओके, नाउ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, आपके 5 आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स 5 अनपेयर्ड रहेंगे, बैक पेयरिंग नहीं होने वाली, तो कौन से 4 ऑक्यूपाई होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन कहाँ आ गए, इन 4 में आ जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 टेट्राहीड्रल, ठीक है। नाउ ओके, नाउ देयर इज अ स्मॉल कैच हियर, राइट। अब आप सोच सकते हो कि एग्जाम में इफ़ यू से कि मैम ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, n निकालने में तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपको पता है इट्स अ ब्रोमाइड आयन, मैंने आपको ऑलरेडी एक स्टेप आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से इसका लॉजिक कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो थी वो इस थ्योरी ने नहीं दी थी। इस थ्योरी ने क्या किया, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर से कैलकुलेट करके वर्क बैक करते थे कि बैक पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी, और हम उससे कनेक्ट करके अंदाज़े से फटाफट निकाल लेते हैं बैक पेयरिंग होएगी कि नहीं होएगी, तो हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड यू नो द लिगेंड इज अ ब्रोमाइड आयन विच इज़ अ वीक लिगेंड, सो यू नो देर इज़ नो बैक पेयरिंग। तो जब आपने Mn2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिख ली, तो क्योंकि ये ब्रोमाइड आयन है, आपको पता है बैक पेयरिंग नहीं होनी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं ना। तो आप यहाँ से देख के भी यहाँ n = 5 लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 100% करेक्ट, इसमें कोई लूप होल नहीं है, ठीक है।
राइट. सो एनीवेज व्हाट इज आस्क्ड, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहीड्रल. हाइब्रिडाइजेशन पूछी है तो sp3. बट क्योंकि आपको 5.9 बोहर मैग्नेटॉन से पूछी थी तो सिर्फ आप ये नहीं कर सकते, आपको ये शो करना पड़ेगा कि n5 था, इसलिए आपने उससे वर्क बैक किया है. ठीक है, क्योंकि जो आप लॉजिक मैंने आपको जो शॉर्टकट की बताई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प ले लो, वो आपके दिमाग में है, उसमें आपको लिखना नहीं है, वो इसके बाद थ्योरी आई थी. ठीक है, ये थ्योरी उसके बारे में नहीं कह रही है, वो मैं आपको इसलिए बताया है ताकि आपको हेल्प हो जाए. ठीक है, आपको हर एक का मैग्नेटिक कैरेक्टर याद करने की ज़रूरत ना पड़े और फिर वर्क बैक ना करने की ज़रूरत पड़े. आप सिर्फ उसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि या वीक है उससे देख के ही सीधा बता सकते हो. ठीक है, सो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, दैट इज़ वाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी एंड वेल एडेप्टेड थ्योरी वही है. ठीक है, सो पहली लिमिटेशन क्या थी कि इसमें हमने बहुत सारी अजम्पशंस ली हुई थी. ये हमें ये भी नहीं समझाती कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, उनका वो एक हर एक कंपाउंड का डिफरेंट कलर क्यों है, उस कलर के पीछे क्या लॉजिक है. ठीक है, नंबर 3, इट डज़ नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेटस. जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहीड्रल बनेगा कि स्क्वायर प्लानर बनेगा, तो इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया. ये क्या कर रही थी थ्योरी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर जितना था, जितनी मैग्नेटिक मोमेंट थी उससे वर्क बैक कर रही थी. ठीक है, जो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो इस थ्योरी ने नहीं दिया. वो किस थ्योरी ने दिया था, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दिया था. और ऐसे तो हर एक का मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा और उससे आपको वर्क बैक करना पड़ेगा कि बैक पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है. ठीक है, बट उसको इजी करने के लिए मैंने आपको पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दी है वो शेयर की. ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से अगर आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का वो कॉन्सेप्ट पता हो स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड्स का, आप आसानी से वर्क बैक कर सकते हो और हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो. पर अगर आप सोचो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था उस समय जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, ठीक है, तो कितना मुश्किल होता होगा वर्क बैक करना कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी. इज़ इट गोइंग टू बी टेट्राहीड्रल, क्योंकि टेट्राहीड्रल इज़ sp3, मतलब बाहर अंदर वाले डी नहीं यूज़ हो रहे. और इज़ इट गोइंग टू बी स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर में क्या होता है dsp2 अंदर वाले यूज़ हो रहे हैं, मतलब बैक पेयरिंग हो रही होगी, है ना, राइट. तो कन्फ्यूजन में रहते थे हमेशा उस समय. उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक का लिगेंड किसने दिया है, क्रिस्टल फील्ड ने दिया है. एंड ऑल्सो जो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया. तो ये सारी जो शॉर्टकमिंग्स थी ये हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसने फुलफिल की. ठीक है, उसने हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी है जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक में डिस्टिंग्विश करते हैं. इट हैज़ गिवन यू फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. इट गिव्स यू एन एग्जैक्ट लॉजिक कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं. ठीक है, और उनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होएगी, मतलब किस केस में अंदर वाले डी यूज़ होंगे, किस केस में आउटर वाले डी यूज़ होंगे. ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वी गो ऑन टू स्टडी द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, सो नाउ वी कम टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, आप सबको पता है जो आपका डी सबशेल है ना, डी सबशेल हैज़ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, इट हैज़ 5 ऑर्बिटल्स. ठीक है, एंड ये पांचों के क्या होता है, दे हैव सेम एनर्जी लेवल. ठीक है, क्या कहेंगे हम इनको, अगर सेम एनर्जी लेवल है तो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जिनकी सेम एनर्जी लेवल है. ओके ओके, नाउ व्हाट डज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से. अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप्स हमने काफ़ी बार सीखी हुई है. मैंने आपको आसान तरीका बताया था, आई टोल्ड यू ऐसे बना लो, बेटर है. 2 ही एक्सिस शो करो शेप के लिए.
2 at a time. So xy, yz and zx. समझने के लिए ये डायग्राम यूज कर लो. Just to understand that there is a difference. This is dx square minus y square. ठीक है. This is dz square. ठीक है. आप सबने किया हुआ है 11th में. ठीक है. So these are the 5 d orbitals और इनकी जो शेप है, कैन यू सी, सबकी शेप जो है डिफरेंट है, राइट, बट दे हैव द सेम एनर्जी लेवल, राइट. इन तीनों की ऑलमोस्ट एक जैसी है और इनकी अलग है. नाउ व्हाट हैपन्स एज पर द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है. जब एक मेटल है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है. ठीक है. अ मेटल आयन विच हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6. ठीक है. मतलब वो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है. तो हम पहले किसका केस कर रहे हैं, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स का. ठीक है. तो जब उसको एक लिगेंड जो है अप्रोच करेगा, ठीक है, सो देयर इज एन आयनिक फील्ड. ठीक है. ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है और जो लिगेंड है वो एक लुईस बेस है, दैट इज इट हैज़ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है. ये वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है. तो जब एक मेटल कैटायन को लिगेंड अप्रोच करते हैं, राइट, सो व्हाट हैपन्स, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, ऑलरेडी मेटल के पास कुछ डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसको लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेसिकली देने के लिए, तो वहाँ भी नेगेटिव चार्ज है एंड ऑलरेडी डी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो जब इनको, ये मेटल कैटायन है, जब इसको लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये काफ़ी पास आ जाते हैं तो देयर इज़ अ रिपल्शन. रिपल्शन किसके बीच में, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में और ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन किसमें, लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड कैटायन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में देयर इज अ रिपल्शन. ठीक है. और अब जो रिपल्शन है वो पांचों ऑर्बिटल्स में बराबर की नहीं होती. ठीक है. ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ये वाले जो दो हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनकी शेप ऐसी है कि ये हेड ऑन, ये लिगेंड्स को बिल्कुल आमने सामने मिलते हैं, राइट. और ये तीन जो हैं लिगेंड्स इनके पास आता है, बट कैन यू सी द डिफरेंस, आमने सामने नहीं है. तो रिपल्शन किस में होगी, जिसमें वो हेड ऑन मिल रहे हैं, है ना. तो ये जो दो हैं, क्योंकि इसमें रिपल्शन इन दोनों के केस में ज़्यादा है. क्यों है, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने आ गए. और इन तीनों के केस में रिपल्शन जो है कम है. तो क्या होता है, क्योंकि अब इनमें डिफरेंट रिपल्शंस आई, ठीक है, तो क्या होएगा, ये जो डी ऑर्बिटल जो थे, जो डी सबशेल है, इट इज गोइंग टू स्प्लिट, इट इज गोइंग टू स्प्लिट इन टू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. इन सच अ वे, जिन तीन में कम रिपल्शंस हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी इससे कम हो गई. कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स. और क्योंकि ये जो दो हैं ये हेड ऑन इन्होंने आमना सामना किया था, इनमें रिपल्शंस इसलिए ज़्यादा हुई, तो इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया. यू नो वेन एवर देर इज़ अ रिपल्शन देर इज़ एन इंक्रीज इन एनर्जी लेवल. इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, तो इसका एनर्जी लेवल जो है ज़्यादा हो गया. अब सॉरी, दो, पहले हम ऐसे शो कर रहे थे क्योंकि पांचों का एनर्जी लेवल सेम था. तो जब इनको लिगेंड्स ने अप्रोच किया
ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रिपल्शन फेस्ड बाय दीज टू एंड दीज थ्री इट स्प्लिट, जो सबशेल था डी सबशेल स्प्लिट इनटू 2, ठीक है। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल, ठीक है, राइट, into different energy levels when an ionic field, in an ionic field or when a ligand approaches it is known as crystal field splitting, ठीक है, right। तो crystal field splitting क्या है? It is the splitting of d subshell which has 5 degenerate orbitals into multiple energy levels when approached by oppositely charged ions or ligands, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। उसके बाद ये जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, इनके डिफरेंस इन एनर्जी को क्या कहते हैं? डेल्टा ओ। डेल्टा इज डिफरेंस एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहीड्रल फील्ड, ठीक है, कि ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे स्प्लिट होता है, ठीक है, राइट। सो डेल्टा ओ, राइट। But there is something called Berry-Center rule. Berry-Center rule क्या कहता है कि although ये दो एनर्जी लेवल्स में तो स्प्लिट हो गए, लेकिन इनकी जो एवरेज एनर्जी है वो सेम रहेगी, ठीक है। एवरेज एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। जो ये दो हैं इनका एनर्जी लेवल जो है कितना होएगा? इट इज़ गोइंग टू बी 3/5 टाइम्स डेल्टा नॉट, और जो यहाँ पे है ये 3 है, इनका एनर्जी लेवल क्या होएगा? 2/5 टाइम्स डेल्टा नॉट, ठीक है, राइट। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमने ये बात तो कर ली कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। अब इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो वन कॉन्सेप्ट दिस थ्योरी गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ऑक्टाहीड्रल फील्ड में कैसे स्प्लिट होता है? ऐसे स्प्लिट होता है, ठीक है। ये जो दो डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक है, इनका अब क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ई जी, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? T2G। Eg और T2G बेसिकली आपके स्पेक्ट्रोस्कोप की टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है, जो अभी हम इसमें नहीं करते, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर है क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब बन रहे होते हैं तो जो मेटल्स हैं उनके d ऑर्बिटल्स दो हिस्सों में स्प्लिट कर जाते हैं। कौन से? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इन सच अ वे कि 2 का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है और 3 का कम हो जाता है, ठीक है, राइट। सो दिस इज एन ऑक्टाहीड्रल फील्ड। टेट्राहीड्रल फील्ड में क्या होता है? सो लेट्स ड्रॉ हेयर, थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा। Okay, now जिसका कोऑर्डिनेशन, जिस मेटल केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब वो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स दे सकता है, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जब ऐसे मेटल केटायन को लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो उसका डी भी स्प्लिट करेगा, ठीक है। लेकिन जब टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो आपको टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री पता है, तो वो ज्योमेट्री ऐसी है कि उसमें ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, राइट, इनमें से dx dy dz, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं तो dx dy dz में जो है लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आमने सामने तो नहीं कर रहे, पर ऐसे कर रहे हैं, कैन यू सी, राइट। बट x² माइनस y² और z² को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ऐसे, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ऑल्दो दोनों के केस में हेड ऑन नहीं अप्रोच करते, बट
व्हाट हैपन्स इज कि लिगेंड्स जो हैं वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के ज़्यादा पास आते हैं एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. सो रिपल्शन किस केस में होएगी, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स ऑर्बिटल्स के केस में. तो उनका एनर्जी लेवल अब ज़्यादा हो जाएगा और दूसरों का कम हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. अब ये जो 3 हैं ये ऊपर आ जाएंगे और ये जो 2 हैं ये नीचे आ जाएंगे. ठीक है. इनके एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी. दैट इज एनर्जी डिफरेंस इन अ टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. एंड ऑन द होल कि इसका जो डेल्टा नॉट है इट इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा टी. इनकी रिलेशनशिप पूछी हो सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. डेल्टा टी इज़ 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट. ठीक है. राइट. सो दिस इज इट. अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाता है, अब ये T2 ऊपर चले गए, बस इसमें से अब G हट जाता है. ठीक है. राइट. क्योंकि दे आर नॉट दैट सिमेट्रिकल एज कम्पेयर टू दीज, दे हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, पर इनका नहीं होता. ठीक है. तो और EG में से G हट जाता है और T2G में से भी G हट जाता है. क्या कहते हैं, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, EG. एग नहीं कहोगे, क्या कहोगे, EG और T2G. और इसको क्या कहोगे, T2 और E. ठीक है. यहाँ तक इट्स क्लियर टू यू, राइट. और इसकी एनर्जी डिफरेंस डेल्टा नॉट इज ग्रेटर दैन डेल्टा टी. ठीक है. राइट. अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. एक कॉन्सेप्ट और दिया था, तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं बीच में यहाँ एक लाइन डाल देती हूँ. ओके. उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, इस थ्योरी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, किसका, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, it is the arrangement of these ligands. ठीक है. in increasing order of crystal field splitting energy, that is delta naught. ठीक है. right. so जो ligand ज़्यादा आसानी से अप्रोच कर सकता है वो ज़्यादा, उसका डेल्टा नॉट ज़्यादा होएगा. जो लिगेंड मुश्किल से अप्रोच कर सकता है वो वीक लिगेंड होता है, या जो लिगेंड ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता वो वीक लिगेंड होता है, उसके डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती है. ठीक है. तो अगर मैं इसको यहाँ से इधर जाऊँ, ठीक है, उसके बाद EDTA के बाद अमोनिया, देन इथेन 1,2-diamine साइनाइड कार्बोनाइल. सो this is in increasing order of crystal field splitting energy, that is delta naught, the difference in the two sets form. ठीक है. इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा नॉट कहते हैं. ठीक है. तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होएगा, मतलब जो जितना ज़्यादा अप्रोच कर पाएगा या जितना आसानी से अप्रोच कर पाएगा, उसका डेल्टा नॉट उतना ज़्यादा होएगा. जो जिसका असर ज़्यादा नहीं होगा, जैसे हेलाइड्स का, उसका डेल्टा नॉट कम होएगा. ठीक है. राइट. सो इसमें से पानी को हम अगर मॉडरेट ले लें, ये सारे क्या हो गए, वीक फील्ड लिगेंड्स, और ये सारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? Okay, now let's apply this. ओके. नाउ इसको हम समझते हैं. हमने डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स पढ़ी, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई. लेट्स सी कि मेरे पास एक मेटल का d ऑर्बिटल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. नाउ लेट्स से इसने एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ठीक है. सो इसको लिगेंड अप्रोच करता है एंड इट स्प्लिट्स इनटू 2. ठीक है. नाउ 2 केसेस पॉसिबल हैं.
जो इसकी प्रॉपर्टीज़ गवर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 बना लेती हूँ सिमिलर डायग्राम्स। ठीक है, so this is Eg, this is T2g, again this is Eg, this is T2g, right, and 4 electrons. Okay, now there are 2 energies which are going to decide the properties. ठीक है, one is delta naught, that is crystal field splitting energy. In layman's language, सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है? Difference in these 2 energy levels. ठीक है, जब इसको किसी लिगेंड ने अप्रोच किया इस मेटल कैटायन को, तो इसका डी सबशेल स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में, और इन 2 हिस्सों के एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? डेल्टा नॉट। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होएगा वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब उतना पास पहुँचेगा, उतनी ज़्यादा रिपल्शन होएगी और एनर्जी डिफरेंस उतना ज़्यादा होएगा। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर कौन से हैं? पोस्ट वाटर, पानी के बाद वाले। स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, लार्जर द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो वन इज दिस। दूसरी एनर्जी होती है P। व्हाट इज P? P इज पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है? जैसे ये एक ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ रहना है, इसके साथ ये कमरा शेयर करना है, ये ऑर्बिटल शेयर करना है, तो उसको भी कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, राइट, तो वो क्या है? बिकॉज देर इज़ अ रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है, सो देर इज़ अ रिपल्शन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, दैट मीन्स इफ दिस इलेक्ट्रॉन हैज़ टू स्टे इन द सेम ऑर्बिटल, इट विल हैव टू यूज सम एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो रिपल्शन के बावजूद भी उसको वहाँ खड़ा रखे। ठीक है, उसको वहाँ रह सके ताकि ये, एंड दैट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्शन विद द अदर इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज पेयरिंग एनर्जी। मतलब कि जब वो पास आने की कोशिश करेगा सेम ऑर्बिटल में, तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन उसको दूर फेंकेगा, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ आने के लिए अपनी जो ज़बरदस्ती एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो यहाँ रह सके, तो वो एनर्जी क्या होएगी? पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स तो फिक्स्ड है, वो तो फिक्स्ड रही, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दिस। ओके, पहले केस में हम अज्यूम करते हैं कि साइनाइड आयन जो है, ठीक है, साइनाइड आयंस आर अप्रोचिंग दिस मेटल कैटायन जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नाउ साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, मतलब पानी के बाद आने वाले जितने भी हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज लार्ज, इट्स सो लार्ज दैट इट इज ग्रेटर दैन द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इसका सिंपल अगर मैं बहुत ही एक अजम्पशन करके सिखाऊं, तो अगर लेट्स से पेयरिंग एनर्जी वाज 5 जूल्स की इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ रहना था तो उसको 5 जूल्स एनर्जी यूज़ करनी पड़ती। ठीक है, दैट इज़ पेयरिंग एनर्जी। बट क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको अप्रोच किया तो ये काफ़ी दूर हो गए, मतलब ये जो डेल्टा नॉट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा है। ये अगर ये 5 जूल्स है तो दैट इज़ लेट्स से 10 और 12 जूल्स, राइट। तो
तो अब क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसको अप्रोच किया तो डेल्टा नॉट दैट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या वो 5 जूल्स अपनी जेब से खर्च के यहाँ रहेगा या वो 12 जूल्स खर्च करके ऊपर छलांग मारेगा। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, सो द इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड टू स्टे हेयर, क्योंकि यहाँ रहने में उसकी 5 जूल्स खर्चा हो रहा है और ऊपर जंप करने में 12 जूल्स खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये नहीं होता, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए फिगर्स ली हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इलेक्ट्रॉन will not jump, it will pair up, it will pair up। जब pair up हो गया तो अब now can you see the number of unpaired electrons is 2, ठीक है, right, ओके। नाउ इसी को यहाँ पार्क कर दो और अब दूसरा केस देखते हैं। तो इस केस में अब कन्फिग्रेशन क्या हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, T2G4, दिस इज द कन्फिग्रेशन। T2G जो है ऑर्बिटल्स, उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नाउ लेट्स कम हेयर, ठीक है। अब लेट्स से इस केस में उसको ओके लेट्स से फ्लोराइड आयन अप्रोच कर रहा है, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है। इन आइदर केस फ्लोराइड आयन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर इज अ मॉडरेट। इन दोनों के केस में क्या होएगा कि जो डेल्टा नॉट है इट इज स्मॉल। इफ़ यू सी, मैंने डायग्राम में बनाने की भी कोशिश की है, इसमें डेल्टा नॉट जो है छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये वीक है या मॉडरेट लिगेंड्स जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, ठीक है। सो डेल्टा नॉट इज स्मॉल, इट इज स्मॉलर दैन द पेयरिंग एनर्जी। तो जहाँ हमारी लेट्स से पेयरिंग एनर्जी फिक्स्ड है 5 थी, तो हमारा डेल्टा नॉट इस केस में 3 या 4 है। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है, अब उसके पास क्या सवाल उठता है उसके दिमाग में कि क्या मैं 5 जूल्स खर्च के यहाँ रहूँ या सिर्फ 3 जूल्स खर्च के मैं ऊपर चले जाऊँ। तो ऑब्वियसली क्या करेगा वो प्रेफर करेगा कि वो 5 जूल्स खर्चने की बजाय जो है वो 3 जूल्स खर्च के ऊपर चले जाए, राइट। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इट इज T2G3EG1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उतना हर एक का स्पिन ऐड करते जाओ, उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमेशा पेयरिंग इज हैपनिंग, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो रहे हैं पहले से, तो ये क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो लर्निंग क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में डेल्टा नॉट इज ग्रेटर दैन P, हेंस द इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड टू पेयर अप, दे डू नॉट जंप, सो दे फॉर्म अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ weak ligands or moderate ligands approaching the metal cation, what happens, the delta naught, that is the crystal field splitting energy, is less than the pairing energy. So the 4th electron here has decided to jump, which increases the number of unpaired electrons, so they form a high spin कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट MCQ आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एग्जाम्पल की मदद से अब हम ये समझते हैं। ओके, नाउ सो लेट्स अप्लाई दिस थ्योरी हेयर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा, दैट इज फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है। इसको x ले लेते हैं। सो x प्लस 6 फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कितनी होती है, -1, टोटल किसके बराबर हो गया, -3। सो x कितना हो गया, -3 + 6 दैट इज +3, ठीक है। इधर आ जाओ,
अगेन कोबाल्ट की X ले ली, अमोनिया की कितनी होती है 0। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट्स सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, राइट। CO एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है। ओके, CO3 पॉजिटिव क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, 3 कहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से, ठीक है, और -1 कहाँ से जाएगा 3d से, राइट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, इधर भी कर लेते हैं एक बारी, सेम हो जाएगा। सॉरी खत्म हो गया 3d6। इज इट क्लियर टू यू? दोनों में 27 थे, उसके बाद हमने CO3 पॉजिटिव निकाला, कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई? ओके, नाउ अब आता है डिफरेंस। यहाँ पे आपको लिगेंड क्या है, आपका लिगेंड इज फ्लोराइड आयन, क्या है, इट इज अ weak field ligand, that means delta naught is going to be very small as compared to pairing energy, ठीक है। और यहाँ पे आपका ligand क्या है, ligand is amine, that is ammonia, which is a strong field ligand, ठीक है। दैट मीन्स योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं कि इसका फेट क्या होने वाला है, इसका फेट क्या होने वाला है, लेट्स सी। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, 2 में स्प्लिट किया, ठीक है, EG तीन में स्प्लिट किया, T2G। इधर भी सेम बना लेते हैं, 3d6, ठीक है। अगेन ऑक्टाहेड्रली है, ये ऊपर 2 है, दिस इज EG, कैन यू सी द डिफरेंस? मैंने डायग्राम में भी काफ़ी एविडेंट कर दिया है कि इसमें डेल्टा नॉट काफ़ी है और उसमें कम है। ये एक वीक फील्ड लिगेंड था, फ्लोराइड आयन जिसने अप्रोच किया था, सो डेल्टा नॉट इज लेस दैन P। तो 1 2 3। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डेल्टा नॉट एनर्जी जंप करने के लिए कम चाहिए और पेयर करने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो क्या होएगा 4 5, 2 ऊपर चले गए, ठीक है, और अब आ जाएगा 6, ठीक है। ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, T2G4 EG2, ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3। अब डेल्टा नॉट बहुत हाई है तो ये जंप करेंगे ही नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, T2G6 EG0, ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको 4 दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। और क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका, क्योंकि अनपेयर्ड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बेसिकली इट्स डायामैग्नेटिक, देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको समझ आ गया द डिफरेंस जब एक वीक लिगेंड अप्रोच कर रहा है और जब एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ठीक है। छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, एनसीईआरटी में अलग से मेंशन नहीं है बट बीच में ही है, बट आई वांटेड टू हाईलाइट, ये जो डेल्टा नॉट है ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, द लिगेंड दैट इज अप्रोचिंग, कि वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। नंबर 2, डिपेंड्स अपॉन द मेटल केटायन इटसेल्फ, कि वो कौन से मेटल का केटायन है। नंबर 3, कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा है फील्ड या टेट्राहेड्रल बना रहा है या स्क्वायर प्लानर बना रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, राइट, डेल्टा, इट कैन बी डेल्टा नॉट, कैन बी डेल्टा टी, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि लिगेंड क्या है, द मेटल केटायन कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, और तीसरा ज्योमेट्री क्या है जो उसकी बनेगी, ठीक है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसी थ्योरी का। इस थ्योरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी कि इट इज़ टेलिंग यू द लॉजिक फॉर द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि उनमें कलरेशन क्यों होती है, ठीक है। Okay, the next topic that we are going to study is color in coordination compounds, ठीक है। Now आपको पता है कि coordination compounds में जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल केटायन को, तो जो उसके डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और वो जो 2 सेट्स बन जाते हैं डी ऑर्बिटल्स के, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस इज डेल्टा नॉट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड डेल्टा टी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। अब ये एनर्जी डिफरेंस तो है बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो जब इनके ऊपर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जब वाइट लाइट पड़ेगी, विजिबल लाइट पड़ेगी, तो ये क्या करेंगे, वो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर वाले में हैं, ठीक है, इन केस ऑफ डेल्टा नॉट जो इलेक्ट्रॉन dx dy या dz में है, वो क्या करेगा, वो विजिबल लाइट में से जितनी उसको एनर्जी जंप करने के लिए चाहिए वो कितनी है, जितनी डेल्टा नॉट है ना, जितना एनर्जी गैप है, दैट इज़ जितना डेल्टा नॉट है उतना यूज़ कर लेगा जंप करने के लिए और ऊपर चले जाएगा, ठीक है, राइट। और उसमें जो बच गया, जो लाइट में से उसने कुछ वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, जो बच गई उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें दिखेगा, ठीक है। तो जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की उसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर नहीं दिखता क्योंकि वो तो यूज़ हो गई, तो जो बची हुई उसके अंदर लाइट होती है, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है वो हमें दिखता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो कॉन्फ़िगरेशन इज D1, तो जब इस पर विजिबल लाइट पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जब इस पर विजिबल लाइट पड़ी तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था किसमें, नीचे वाले सेट में, ठीक है, इसने क्या किया, इसने डेल्टा नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब की और ऊपर वाले सेट में चला गया, किसमें, ये वाले में, x² - y² एंड z² वाले में, दैट इज Eg में चला गया T2G से, ठीक है, राइट। सो हमें ये किस कलर का दिखता है, हमें ये पर्पल कलर का दिखता है, ठीक है। तो पहले अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, सो इफ द कॉन्फ़िगरेशन वाज T2G, मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बारी। अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G1 और Eg की क्या है कॉन्फ़िगरेशन, Eg इज 0। तो जब ये जंप किया अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, कॉन्फ़िगरेशन T2G में क्या रह गया, अंडा, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया
और Eg में अब 1 आ गया, ठीक है, राइट। तो इट स्टार्ट्स अपेयरिंग पर्पल इन कलर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको जो लाइट चाहिए होती है, कौन सी चाहिए होती है, ब्लू ग्रीन कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब करता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है ब्लू और ग्रीन का, रेड ब्लू कलर, दैट इज ऑलमोस्ट पर्पल इन कलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव रिटन हियर इज इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड देयर इज नो कलर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हीट करूं, ठीक है, दैट इज इन सच अ वे इट लूजेस ऑल इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब इसके लिगेंड्स लूज हो गए तो वो क्या अपीयर करेगा, इट इज गोइंग टू अपीयर कलरलेस, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग यू दैट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड ऑल्सो, कि वो कौन से कलर का होएगा, ठीक है। जैसे इसमें तीनों जो हैं कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे लिगेंड है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे साइनाइड। यू नो दिस इज अ मॉडरेट लिगेंड, ये मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग के बीच में है एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन तीनों में से सबसे कम इसकी होएगी, उससे ज़्यादा इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी, ठीक है। दैट मीन्स जो एनर्जी गैप है सबसे कम पानी में होएगा, उससे ज़्यादा अमोनिया में, और सबसे ज़्यादा गैप किस में होएगा, साइनाइड के केस में, ठीक है। विच मीन्स कि इस केस में क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट गैप था तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी या लार्जेस्ट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इस केस में क्योंकि गैप सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, राइट। तो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट क्या है, वायलेट। तो इस केस में वायलेट लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, इट अपीयर्स येलो, ठीक है। एंड इन दिस केस क्योंकि गैप सबसे कम था तो सबसे कम एनर्जी या सबसे कम फ्रीक्वेंसी या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट है अराउंड ऑरेंज लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट, तो ट्रांसमिट क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा कम वेवलेंथ वाली लाइट, तो इट विल अपीयर ब्लू, ठीक है। सो इफ द डिफरेंस इन कलर इज क्लियरली इंडिकेटिंग मेटल कैटायन तो सेम है, ठीक है, ज्योमेट्री भी तीनों की ऑक्टाहीड्रल है, बट व्हाट इज डिफरेंट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, ठीक है, तो इसके हिसाब से कलर भी अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको जब मैं पानी में डिसॉल्व करती हूँ, इसका एक्वस सोल्यूशन इज ग्रीन इन कलर। सो इफ़ आई गो ऑन एडिंग अनदर लिगेंड इथेन 1,2-diamine, ठीक है। अब दिस इज़ अ डाइडेंटेट लिगेंड, क्या होएगा, चिलेट इफेक्ट होएगा। हमने पढ़ा था कि जो डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, वो एक क्या करेगा, वो ज़्यादा स्टेबल चिलेट, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। तो इथेन 1,2-diamine वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट लिगेंड, सो यू कैन सी जो उसका डेल्टा नॉट है वो डिफरेंट होएगा तो कलर भी डिफरेंट हो गया। तो जैसे जैसे EN दैट इज इथेन 1,2-diamine की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, कलर भी चेंज होता जा रहा है क्योंकि डेल्टा नॉट की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हम इस थ्योरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। Okay, so when you talk about the stability of coordination compounds, they are pretty stable, ठीक है। नाउ जब मैं स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि वो किस एक्सटेंट तक एसोसिएटेड हैं, ठीक है। डिसोसिएट होना मतलब अलग होना, एसोसिएट होना मतलब इकट्ठे होना। इसका मतलब कि अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लूँ Ka, तो जितना ज़्यादा मेरा Ka की वैल्यू होएगी मतलब वो उतना ज़्यादा उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन होएगा, ठीक है। सो अगर मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना है तो व्हाट इज़ Ka, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट यहाँ एक ही है, ठीक है, ओवर concentration of reactants raised to power their stoichiometric coefficients, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन रियलिटी, दिस टेक्स प्लेस इन स्टेप्स। जैसे पहले स्टेप में एक क्या बना, ML बना, ठीक है, राइट।
तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखूं तो क्या फर्स्ट स्टेप है K1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, लेट्स से इट्स गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। उसके बाद इसमें एक और लिगेंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका K2, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एसोसिएशन का, ये कितने हो गए, सॉरी ML एंड L, ठीक है। उसके बाद ML2 में एक और L एसोसिएट हो गया, क्या बन गया ML3। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, ML2 और क्या है L। सिमिलरली ठीक है, लेट्स अज्यूम ये टेट्राहीड्रल था, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो यहाँ पे आके रुक गया। सो फोर्थ स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है। तो आपका अगर देखो तो लेट्स से दिस इज हैपेंड इन 4 स्टेट्स और टोटल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेट्स से वी डिफाइन इट बाय बीटा, ठीक है। सो बीटा एंड हैपनिंग इन हाउ मेनी स्टेप्स 4 इज इक्वल टू क्या होता है K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ठीक है। तो ओवरऑल इसका चारों स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया आपका बीटा 4, दैट इज K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। इज इट क्लियर टू यू, राइट। सो इसको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसोसिएशन का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, ये मैंने तुक्के से नहीं लिखा, असली में इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशंस काफ़ी कुछ कट जाता है और एंड में आपके यही रह जाता है ML4 ओवर M इंटू L टू द पावर 4। सो दैट इज़ हाउ ये आया है, ठीक है। इसकी अगर लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी हो तो लॉग ऑफ बीटा 4 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ A इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ K1 प्लस लॉग ऑफ K2 लॉग ऑफ K3 प्लस लॉग ऑफ K4, ठीक है। कंपटीशन में क्वेश्चन अगर आया, लेट्स से ऐसे आया n स्टेप्स में, तो क्या हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू सो ऑन टिल Kn, ठीक है। सिमिलरली लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ बीटा टू द पावर n, सॉरी लॉग ऑफ बीटा इन n स्टेप्स is going to be log of K1 plus log of K2 plus so on till log of Kn, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर ऑल्सो नोन एज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यू नो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का अगर पानी में डालेंगे तो किस एक्सटेंट तक डिसोसिएट होगा। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गोइंग टू बी 1 ओवर एसोसिएशन कांस्टेंट, या जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो लेट्स से आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है तो कैसे निकालोगे, यू गोइंग टू टेक इट एज 1 अपॉन बीटा, ठीक है। क्वेश्चन आपके आई थिंक बैक एक्सरसाइज में है, तो बीटा आपको दिया हुआ है और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे 1 अपॉन जो वैल्यू दी है। सो लेट्स से बीटा इज 2.5, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2.5, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट दिस थ्योरी, ठीक है, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, सो ये सारे इस थ्योरी के इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स थे। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ऑल्दो इस थ्योरी ने हमें काफ़ी ज़्यादा इंसाइट देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। पर आपने नोटिस किया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड जो आपके हैलोजेंस हैं, ठीक है, जो इतने ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दे आर वीक लिगेंड्स, ठीक है। तो ये एक एनॉमली सी हो जाती है कि ज़्यादा एनायंस को हमने वीक लिगेंड्स बनाया हुआ है जो कितने ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या रिएक्टिव एनायंस हैं। तो दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, ठीक है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अनदर लिमिटेशन इज़ कि एट टाइम्स व्हाट हैपन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स के बीच में बिसाइड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देयर आर ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज ओनली टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट डजंट टॉक अबाउट covalent bonding that is present in certain cases between the ligands and the metal ion, ठीक है। तो ये कुछ इस थ्योरी के फीडबैक्स भी हैं, जिसलिए और काफ़ी सारा काम किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, और भी काफ़ी सारी थ्योरीज आई जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, ठीक है, राइट। सो बट दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। बट एज ऑफ नाउ ये दोनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आज की, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज देती है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने आपके बोर्ड्स का सिलेबस तो कर लिया है, बट देयर इज़ गोइंग टू बी वन मोर वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आपको आइसोमरिज्म कराऊंगी और मेटल कार्बोनाइल्स डिस्कस करूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो वी कैन नॉट फोरगो देम, ठीक है। सो बहुत ध्यान से, क्योंकि काफ़ी सारा टेक्निकल था आज का लेक्चर, आपने इस सारे को बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है, इसके नोट्स बनाने हैं, एंड एटलीस्ट do justice to the video, to the topic by going through it at least twice, ठीक है। So meanwhile stay home, stay safe and study for your exams. Thank you.